जीवाणु कोशिका की संरचना जिसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कशाभिका जो होती है, फ्लैजिला होती है, उसको हम किस तरह हमने उसको डिवाइडेशन किया कि उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। हमने उसको 6 तरीके से बांटा था। एक ही तरफ हो तो एक ही तरफ हो तो हम उसे एकल कशाभिक की है, दोनों तरफ हो तो उन्हें उभय कशाभिक, अगर चारों तरफ हो तो परिरोमी कहते हैं, एक तरफ गुच्छे में हो तो एकल गुच्छ कशाभिक और दोनों तरफ गुच्छे में हो तो द्विगुच्छ कशाभिक और अगर नहीं हो तो एकशाभिक। हमने इस तरह उनको देखा था। ये है मोनोट्राइकस, ये है एम्फीट्राइकस, स्पेलोट्राइकस, लिफोट्राइकस, पेरिट्राइकस और एट्राइकस। इस तरह से हमने इसकी संरचना देखी थी। अब हम जीवाणु कोशिका का ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, इसकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। नॉर्मल जब अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तब मैंने बताया था कि इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है। तो कोशिका भित्ति या सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? फर्स्ट इसकी सेल वॉल रिजिड होती है, दृढ़ होती है, मजबूत कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। और मजबूत कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। याद रखना, कितनी ही बार मैं इसको बोल चुकी हूँ। पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होती है। म्यूरिन कैसा था? म्यूमेरिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, म्यूमेरिक एसिड की बनी हुई होती है। काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। ठीक है, तो ये क्या होती है? दृढ़ और मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होती है। काम है इसका प्रोटेक्शन करना और शेप या आकृति देना। सबसे बाहर, कोशिका के सबसे बाहर की परत है तो बाहर बाह्य आघातों से रक्षा करती है। केमिकल शॉक्स हो या फिर फिजिकल शॉक्स हो, उन सब पे ये क्या करती है? इनको इससे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सुरक्षा करने का काम करती है। और इसके कारण सेल को क्या होता है? कोशिका को, जीवाणु कोशिका को शेप या आकृति भी प्रदान होती है। तो ये दो काम है इसके, सुरक्षा प्रदान करना और शेप प्रदान करना। दृढ़ और मजबूत कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी थी। यहाँ आने के बाद एक वैज्ञानिक है H.C. ग्राम। H.C. ग्राम ने अपने ग्राम अभिरंजन का मतलब होता है कलर देने वाला, स्टेनिंग। ठीक है, स्टेन करना। नॉर्मली हम प्लांट की स्टेनिंग होती है तो हम किसका यूज करते हैं? तुमने लास्ट ईयर जैसे तने का अनुप्रस्थ काट या टीएस ऑफ स्टेम, टीएस ऑफ लीफ, इसके काटे और उसके बाद आपने उसको स्टेन किया। किससे किया? सैफ्रोनिन से किया। सैफ्रोनिन क्या करता है? सैफ्रोनिन मेनली क्या करता है? उसको कलर देने का काम। तो H.C. ग्राम ने भी अपनी ग्राम स्टेनिंग का यूज किया और उस ग्राम स्टेनिंग को जब बैक्टीरिया पर उसने यूज किया तो कुछ बैक्टीरिया तो उस ग्राम स्टेनिंग से स्टेन हो गए, कलर हो गए, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और कुछ जो नहीं हुए उनको नाम दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ ये देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो नाउ हम यहाँ पे डिस्कस कर ले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस की बात आती है तो सब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनकी सेल वॉल जो है वो कैसी होती है? कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है, थिक होती है। ठीक है, और इनके कंपैरिजन में इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन या पतली होती है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। इनकी सेल वॉल
ये सिंगल लेयर एक स्तरीय होती है और इनकी जो सेल वॉल है वो डबल लेयर द्विस्तरीय होती है। द्विस्तरीय या डबल लेयर होती है। कोशिका भित्ति की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए ये जो मैं लिख रही हूँ इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी सेल वॉल मोटी या थिक होती है, इसकी थिक या पतली होती है। इनकी सेल वॉल सिंगल लेयर होती है, इनकी डबल लेयर होती है। थर्ड आता है इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन जो होता है वो क्या होता है, अबंडेंट होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। और कितना होता है, 40 से 90% तक इसके अंदर होता है। और इसके अंदर कम मात्रा में होता है, ठीक है, कम मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकेन कितना होता है, 1 से 10% तक ही इसके अंदर होता है। तो 1 से 10% तक इसके अंदर म्यूरिन का परसेंटेज है वो कम होता है। और परसेंटेज ऑफ म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन इज अबंडेंट। और कितना परसेंटेज होता है, 40 to 90% तक होता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और इसकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड एब्सेंट। अब है और अगला कि इसकी सेल वॉल में जो लिपिड है, लिपिड जो है वो लो क्वांटिटी में होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में लिपिड होता है। इसमें लिपिड जो होता है वो हाई क्वांटिटी में होता है, अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में सेल वॉल के अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है, इसमें लिपिड कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं इसमें बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्लांट में डिजीज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट डिजीज जो करते हैं, जो प्लांट पैथोजन है वो बहुत कम है, रेयर। और इसमें मोस्टली जो बैक्टीरिया है वो जो प्लांट डिजीज करते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया किसमें आते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, इसमें कौन से बैक्टीरिया है जो प्लांट डिजीज करते हैं, क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये सारे क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करते हैं। और इधर हम बात करते हैं सूडोमोनास, जेंथोमोनास, इरविनिया, ये सारे प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। तो हम अगेन रिपीट कर ले, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। इनकी सेल वॉल थिक, इनकी सेल वॉल थिक, सेल वॉल सिंगल लेयर, सेल वॉल डबल लेयर यानी द्विस्तरीय। पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन का जो परसेंटेज है 40 to 90%, ये बहुत 1 to 10% ही होता है। इसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें लिपिड कम मात्रा में होता है, इसमें लिपिड जो है हाई क्वांटिटी में होता है। प्लांट पैथोजन बहुत कम ऐसे जनरा है जो प्लांट पैथोजन होते हैं या प्लांट पर डिजीज करते हैं। इसमें मोस्टली जो प्लांट डिजीज करते हैं वो सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होते हैं। क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस ये प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। सूडोमोनास, जेंथोमोनास, इरविनिया ये इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं। तो यहाँ हमारा कि इसकी सेल वॉल के अकॉर्डिंग हमने इसको 2 टाइप में डिवाइड कर लिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब हमारे पास इस टॉपिक पर कि सेल वॉल हो गई, फ्लैजिला हो गया। अब हमारे पास आता है नया टॉपिक, इसका तीसरा जो है वो आता है इसकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। जिस तरह यूकेरियोटिक कोशिका में सेल वॉल के अंदर कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, ऐसे ही इसके अंदर भी ये
बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट है और अंदर की तरफ थिन लेयर कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड, प्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड्स की बनी होती है। ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, फास्फोलिपिड की, प्रोटीन की और ओलिगोसैकेराइड की बनी होती है। क्या काम है इसका, क्या फंक्शन है इसका? फंक्शन क्या है? सेल से कौन सा मटेरियल बाहर जाना चाहिए और कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आना चाहिए, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। पदार्थों को बाहर आना, बाहर से अंदर आना और अंदर से बाहर जाने पर ये निकाले पर नियंत्रण का काम करती है कि कौन सा पदार्थ बाहर जाना चाहिए और कौन सा पदार्थ बाहर से अंदर आना चाहिए, ये सेलेक्ट करती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये है, और बनी किसकी होती है? फास्फोलिपिड, प्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड्स की बनी होती है। चौथा पॉइंट हमारे पास आता है सेल का ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं। देखो ये सेल है, अभी तक हमने ये सेल का ये फ्लैजिला पढ़ा, ये फ्लैजिला के बारे में, इसकी सेल वॉल, ये सेल वॉल पढ़ी कैसी होती है, किसकी बनी होती है। इसके बाद ये इसकी सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये ग्रेन्यूल्स किस किस के होते हैं? ये इसमें कुछ पदार्थ जो संचित रहता है कोशिका द्रव में, उसी की कणिकाएं बन जाती है। और ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, और पॉलीसेकेराइड व लिपिड हो सकते हैं। और ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर ये इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संचित खाद्य पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। ये ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। फिर अगला फिफ्थ पॉइंट आता है ग्रेन्यूल्स के बाद। फिफ्थ पॉइंट है इसमें न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। अगला टॉपिक हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए, डीएनए हम जानते हैं केंद्रीय पदार्थ होता है, केंद्रीय डीएनए को, केंद्रीय पदार्थ हमारा क्या होता है? डीएनए, ठीक है। और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो यहाँ पर जब हम डीएनए की बात करें तो हमें पता है कि इसका जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता और कोशिका द्रव्य में खुला पड़ा रहता है। तो ये जो डीएनए है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस डीएनए जो होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड द्विसूत्रीय डीएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए या द्विसूत्रीय डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये डीएनए किस तरीके का होता है? वृत्ताकार डीएनए होता है। जबकि यूकैरियोटिक में किस तरह का डीएनए होता है? रेखीय डीएनए होता है। और इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है या हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो इस तरह का इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। दूसरा न्यूक्लिक एसिड हमारे पास आरएनए। हम जानते हैं कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम जो होते हैं किस तरीके के राइबोसोम होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 70S टाइप के राइबोसोम में हम जानते हैं इसमें 40% तो प्रोटीन होता है और 60% इसमें आरएनए प्रेजेंट होते हैं। और मेनली काम क्या है इनका? प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना या प्रोटीन संश्लेषण करना। तो हमारा न्यूक्लिक एसिड डीएनए इसमें सुविकसित
केंद्र का अभाव होता है। डीएनए जो है वो नग्न केंद्र जो है यहाँ पर नग्न डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती। इसको हम गुणसूत्रीय डीएनए भी कहते हैं। अगर हम इस डीएनए को देखें तो ये डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। द्विसूत्री डीएनए, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। अगला आता है हमारा आरएनए के फॉर्म में। तो आरएनए राइबोसोम के अंदर आरएनए पाए जाते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 40% प्रोटीन और 60% आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का ये काम करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है इसके अंदर प्लाज्मिड। इस गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा भी एक और वृत्ताकार डीएनए प्रेजेंट होता है। इस तरह का डीएनए, वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, वृत्ताकार डीएनए प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, जो प्रतिजैविकों के प्रति इसको रोगों से लड़ने की प्रतिजैविकों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको प्रदान करने का काम कौन करते हैं, ये प्लाज्मिड कहते हैं। और हम इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए के अलावा डीएनए, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मीजोसोम। मीजोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका की इस जीवाणु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो अनुपस्थित या एब्सेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर एब्सेंट है तो उसकी जगह पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, अंदर की ओर इस तरह अंतर्वलित हो जाती है। और अंतर्वलित होकर जिस संरचना का फॉर्मेशन करती है हम उसे क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। ये क्या काम करती है, जैसा काम यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, मीजोसोम वही बात करती है। एनर्जी का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी मीजोसोम में होता है। जो रिजर्व फूड मटेरियल है किस फॉर्म में, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में या लिपिड के फॉर्मेशन में या प्रोटीन के फॉर्मेशन में, फॉर्म में कुछ भी इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है, उससे एनर्जी को निकालने का काम मीजोसोम करते हैं। इसीलिए इन्हें रेस्पिरेटरी साइट या श्वसन स्थल भी कहा जाता है। ये कहलाते हैं मीजोसोम एज ए वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक हमने पढ़ा है इनकी स्ट्रक्चर कि अगर आपको इस एग्जामिनेशन में अगर आए कि जीवाणु कोशिका की संरचना बताइए तो आपको ये सारे टॉपिक लेकर, ये 7 टॉपिक आपको लेकर इसको पूरा करना है। अगर आपको केवल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो मैंने आपके अलग पहले वाले वीडियो में जो कैरेक्टरिस्टिक बताए, लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों को लिखना है। इसमें आपको यहाँ ये ध्यान रखना है क्वेश्चन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है उसमें हम ये पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियम। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणुओं का वर्गीकरण, ये जीवाणु कोशिका की संरचना हुई। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं का वर्गीकरण। जीवाणुओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में बर्गीज मैनुअल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, सबसे पहले बर्गीज मैनुअल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, BH बर्गी। ठीक है, कौन है, BH बर्गी। इसमें सबसे पहले बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी जो 1923 में इसका फर्स्ट जो पब्लिश हुआ, फर्स्ट इसका
संस्करण प्रस्तुत हुआ 1923 में। सबसे पहले BH बर्गीज ने बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी में फर्स्ट इसका एडिशन जो है 1923 में इसको पब्लिश किया। इसके बाद इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया 1984 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। तो सबसे पहले BH बर्गी ने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दिया और इस क्लासिफिकेशन के थ्रू उन्होंने ये बताया कि इसको जिसने इसको प्रकाशित किया था उसका नाम था बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। 1923 में इसको पब्लिश किया। इसके बाद 1984 में इस संस्करण को हटाकर इसकी जगह इसका नाम रख दिया बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी और उसका दूसरा संस्करण दिया। आज हम इससे संदर्भित जो पुस्तकें हैं उसी को हम आइडल पुस्तक मानते हैं बैक्टीरियोलॉजी के लिए। फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक जीवों में वॉइस वॉइस और उसके हेल्पर्स सहयोगियों ने उन्होंने इसको दो डोमेन में डिवाइड किया, एक आर्किया और दूसरा बैक्टीरिया। ये हमने 11th में भी ये चीजें पढ़ी है कि दो डोमेन बनाए गए, आर्किया और बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया वाले डोमेन के अंदर ये सारा वर्णन इस बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक्स में दिया गया है। इसका जो सेकेंड एडिशन है उसमें इसको बताया गया है। 24 इसके फाइलम इसके बताए गए हैं और अब तक इसके 32 से ज्यादा इसके जनरा इसके ज्ञात हो चुके हैं जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ BH बर्गी ने बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी को 1923 में इसका फर्स्ट एडिशन दिया जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दिया। इसके बाद इसी मैनुअल को 1984 में इसको चेंज करके इसका नाम रखा गया बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी और उसे 1984 में इसको प्रकाशित किया गया। फिर वॉइस और उसके हेल्पर्स उसके सहयोगियों ने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो जीव है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया, आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया में आते हैं। बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया है उनको रखा गया। और अगर हम इस बैक्टीरिया का वर्णन देखें तो इस बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी के सेकेंड एडिशन में, सेकेंड संस्करण में इसका वर्णन मिलता है। अब तक हम 24 बैक्टीरिया के 24 फाइलम हम देख चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें से 32 जनरा जो है हम ये ज्ञात कर चुके हैं कि 32 जनरा जो है क्या करते हैं, प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। जो मुख्य जनरा है कि कौन कौन डिजीज कोज करता है, मैं कुछ उनके नाम बताना चाहूंगी कि कुछ जनरा ऐसे हैं जो डिजीज कोज करते हैं, जैसे ज़ेंथोमोनास, सूडोमोनास, इरविनिया, एगेरोबैक्टीरियम, इसके क्लेवीबैक्टर, राल्स्टोनिया, ये सारे जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसीस, ये सारे जनरा जो है डिजीज, ये प्रमुख बैक्टीरिया जनरा कह सकते हैं हम, जो डिजीज कोज करने का काम करते हैं, प्लांट में डिजीज कोज करने का काम करते हैं। ज़ेंथोमोनास, सूडोमोनास, इरविनिया, एगेरोबैक्टीरियम, क्लेवीबैक्टर, राल्स्टोनिया, स्ट्रेप्टोमाइसीस और इसके अलावा राइजोबियम। इसमें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं लाभदायक भी होते हैं, हमारे लिए यूजफुल भी है। जैसे अपन राइजोबियम की बात करें, नाम सुना होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जीन पाया जाता है
राइजोबियम जो है उनकी जड़ों के अंदर पाया जाता है और किसका रूट नोड का फॉर्मेशन करता है, मूल गांठों का निर्माण करता है। ठीक है, और इन मूल गांठों से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, मूल गुल्लिकाओं से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ ये आपको याद रखना है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये दलहनी फसलें जो होती है, लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके साथ ये सहजीवन का काम करता है। सहजीवन का मतलब सिम्बायोसिस का काम करता है। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है, राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। लेगुमिनस प्लांट क्या होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, स्थिर करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन को स्थिर करता है। क्यों? क्योंकि पौधे सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, तो ये बैक्टीरिया निफ्जिन के थ्रू नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है, जिसको प्लांट आसानी से ले सकते हैं। इसके बदले में लेगुमिनस प्लांट की जड़ों के अंदर, उनकी रूट्स के अंदर ये पाया जाता है। तो राइजोबियम को रहने के लिए जगह मिल रही है और लेगुमिनस प्लांट को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्स हो रही है नाइट्रेट के फॉर्म में, ये सीधा नाइट्रेट के फॉर्म में ले सकता है। तो एक तो ये बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड। ये मोस्टली अगर डिजीज कोज करता है तो क्या करता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, गांठों का फॉर्मेशन करता है, ट्यूमर निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, इसको नेचुरल इंजीनियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इंजीनियर, क्योंकि इसमें ये उपस्थित, मैं अभी जस्ट पहले मैंने एक चीज बताई थी कि प्लाज्मिड का यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीनों का हेर फेर करके। तो अगर हम ये चीज टीआई प्लाज्मिड को यहाँ टीआई प्लाज्मिड में से ऐसा जीन जो ट्यूमर कोज कर रहा है, गांठें बनाने का काम कर रहा है, उस जीन को निकालकर हम अपनी इच्छा अनुसार दूसरे जीन को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो क्या हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मोस्टली इस बैक्टीरिया के टीआई प्लाज्मिड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। प्रकृति का आनुवंशिक अभियंता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये दो क्वेश्चन जरूर याद रखने। राइजोबियम सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है, सहजीवन दर्शाता है किसके साथ, दलहनी फसलें या लेगुमिनस प्लांट के साथ, और दूसरा एगेरोबैक्टीरियम को आनुवंशिक अभियंता कहते हैं, प्रकृति का आनुवंशिक अभियंता कहते हैं। ये आपको जरूर आपके नोट में इसको लिखना है, ताकि छोटे क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से वर्गीकरण में हमने दो ही वर्गीकरण पढ़े, आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया प्रिमिटिव बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में नॉर्मल बैक्टीरिया को डाला गया, जिसमें 24 फाइलम डिवाइड किए। अभी तक हम 34 जनरा को आइसोलेट कर पाए हैं जो प्लांट डिजीज कोज करते हैं। मोस्ट जो प्लांट डिजीज कोज करते हैं इसमें लिंथोमोनास, सुडोमोनास, लिग्यूमिया, एगेरोबैक्टीरिया, क्लैरिबैक्टर, डार्स्टोनिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, राइजोबियम। ठीक है, इस तरह के हैं। तो ये आपके यहाँ पर जीवाणु का जो टॉपिक था वो पूरा होता है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन इससे बेस्ड जरूर आता है, भले वो छोटे क्वेश्चन में आए या मिड वाले क्वेश्चन में आए, 2 नंबर में आए या 1 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छा रीड कर लें। मैंने इसके 3 बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया के 3 वीडियो बनाए हैं, आप तीनों को एक साथ देखें ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। थैंक यू। बाप रे।